जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। हाल ही में चर्चा का विषय रहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतना चर्चा में क्यों है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, इसीलिए इतना चर्चा में है। और आजकल चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड इन दो कारणों की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। आज का हमारा वीडियो इसी पे है। हम समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, किसको मिलता है और कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है, किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है। हम अगर किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड देना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं, या फिर दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर क्या फ़ैसला आया है, आज की वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। तो जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक प्रकार का लेन देन है। और किससे संबंधित है? इलेक्टोरल है तो इसका मतलब इलेक्शन से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। पहली हेडिंग है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में इलेक्टोरल का मतलब इलेक्शन से होता है। इलेक्टोरल का मतलब किससे होता है? इलेक्शन से, इलेक्शन। और बॉन्ड का मतलब होता है एक प्रकार का ऋण देना, वो भी छोटे मोटे अमाउंट का नहीं, किसी बड़े अमाउंट का। यानी कोई भी सरकार को या फिर कंपनी को दिया गया एक प्रकार का ऋण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। तो मिला जुला के इलेक्शन में दिया गया ऋण, जहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आसान भाषा में समझे तो चुनावी बॉन्ड जो होता है वो राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया होता है। यानी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सभी चुनावी पार्टियों को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और ये पैसा जब कई लोगों के द्वारा मिलता है तो इसे चंदे का नाम दे दिया जाता है। और ये क्या है? यह एक प्रकार का वचन पत्र है जिसे कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक दल को उसको डोनेट कर सकता है। यानी कोई भी भारत का नागरिक चाहे तो वो क्या कर सकता है? भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा, जो उसकी नज़दीकी शाखा हो, उस शाखा से उस बॉन्ड को खरीद करके और अपने पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को उसको दान कर सकता है। तो ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का राजनीतिक चंदा है। इसको कौन दे सकता है? तो कोई भी भारत का नागरिक दे सकता है। हालांकि उसके ऊपर एक शर्तें हैं, वो शर्त क्या है ये भी हम देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन उपयोग या फिर कौन खरीद सकता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो भारत का नागरिक हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक बैंक अकाउंट है और उसे बैंक खाते की केवाईसी जानकारी उपलब्ध है। केवाईसी जानकारी क्या होती है? तो इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम जानेंगे केवाईसी क्या होता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक बैंक अकाउंट है और उसका केवाईसी क्या है? अपडेट हो चुका है, वह व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है और अपनी पसंदीदा पार्टी को डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं केवाईसी क्या होता है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। यानी ये स्टेटमेंट बैंक के लिए है कि अपनी कस्टमर को जानिए। कैसे जानेंगे बैंक? उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के जरिए। यानी ये वो हर तरीके के आइडेंटिटी आपसे मांगते हैं जब आप केवाईसी भरने जाते हैं। तो केवाईसी एक प्रकार का क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2002 में। केवाईसी की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। किसके द्वारा हुई थी? तो इंडियन रिजर्व बैंक। इंडियन रिजर्व बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसे दिया जाता है। यानी खरीद कौन सकता है? ये तो हमें पता चल गया कि भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता है जिसके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट हो, उसका केवाईसी अपडेट हो, उसके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो। लेकिन अब इसको दिया किसको जाता है? तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भारत की राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है। और किस राजनीतिक पार्टी को दिया जाता है ये भी विशेष है कि ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसने पिछले चुनाव में लगभग 1% या फिर 1% से अधिक मतदान प्राप्त किया हो। और इसके साथ एक और शर्त है कि वो जो राजनीतिक पार्टी है या फिर राजनीतिक दल है वो 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यानी कोई भी पार्टी आकर के चंदा नहीं ले सकती, वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये किस धारा के अंतर रजिस्ट्रेशन होता है? तो 1951 की धारा 29A के तहत, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है उस राजनीतिक पार्टी का जिसे भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड प्रदान किया जाएगा।
और दूसरी शर्त ये है कि उसने पिछले चुनाव में 1% या फिर 1% से अधिक मतदान प्राप्त किया हो। ये हो गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसे दिया जाएगा, ये भी समझ लिया, और कौन दे सकता है ये भी समझ लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है ये भी समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करता है। लेने वाला आ गया, देने वाला आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड भी आ गया। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे दिया जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चंदा कैसे दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास क्या है, केवाईसी कॉम्प्लेंट अकाउंट है, यानी उसके पास केवाईसी, वो केवाईसी धारक है, यानी उसके पास केवाईसी पूरा अपडेटेड है, वह इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रदान कर सकता है। जो भी रिसीवर होगा, यानी जो भी प्राप्तकर्ता होगा, इसे कैश में कन्वर्ट कराएगा, और कैश कराने के लिए उस पार्टी का जिस भी अकाउंट में ये कैश होगा उसका एक वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी भी डिटेल उसमें भर दिए जाए, नहीं, उस व्यक्ति का या फिर उस पार्टी का एक वेरीफाइड अकाउंट होना आवश्यक है। और ये जो चेक होता है या फिर बॉन्ड होता है उसको कैश में कन्वर्ट कराने की अवधि कितने दिन की होती है, 15 दिन की अवधि होती है। अगर 15 दिन के बाद आप उसको बॉन्ड को लेकर के जाएंगे कैश में कन्वर्ट कराने तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो यानी कि अवधि कितने दिन की है कैश में कन्वर्ट कराने की, 15 दिन की। उसके लिए शर्त क्या है कि उस राजनीतिक पार्टी का या फिर उस व्यक्ति का वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। और देने वाले के लिए शर्त क्या है कि उसका भी एक वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, केवाईसी अपडेट होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब जारी होता है। तो इस योजना के तहत चुनावी माहौल आता है तब तक इलेक्टोरल बॉन्ड अप्रैल, जुलाई, जनवरी और अक्टूबर माह में जारी किया जाता है। 4 महीनों में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में ये जारी किया जाता है। इसीलिए अब अप्रैल आने वाला है तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार में केवल 10 दिनों की अवधि के लिए जारी किया जाता है, पूरे महीने भर नहीं, एक महीने में 10 दिन। इसे लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर 30 दिनों की अवधि के लिए भी जारी किया जा सकता है। यानी एक महीने के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसमें केंद्र सरकार की भी राय होनी चाहिए, नहीं तो ये कितने दिनों के लिए होता है, केवल 10 दिनों के लिए होता है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि सीमा कितनी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है इससे क्वेश्चन कि इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि कितनी होती है, कितना कोई दान दे सकता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड दान दे सकता है। तो इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं से कितने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। तो ये धनराशि स्टार्ट होती है 1000 रुपये से और ख़त्म होती है जाके करोड़ तक। यानी आप 1000 रुपये का बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, 10,000 का भी खरीद सकते हैं, 1 लाख का भी खरीद सकते हैं और 1 करोड़ का भी खरीद सकते हैं। ये इसकी अंतिम सीमा राशि होती है करोड़ तक। ठीक है, अब ये सब कुछ हमने जान लिया। अब ये भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत क्यों हुई और कब हुई। तो भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत 2017 में की थी। 2017 में ही सरकार द्वारा फाइनेंस बिल के जरिए इसे लाया गया था। जब फाइनेंस बिल पारित होता है उसी के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की भी शुरुआत हुई थी। किस सन में हुई थी, सन 2017 में। संसद में पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया गया था। यानी योजना लाई गई थी 2017 में, लागू कब हुआ था, 2018 में। इसके द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है, ये बात आपको पता है। ये डेट याद कर लीजिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब योजना की शुरुआत की गई और फाइनली कब ये लागू हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर विवाद क्यों हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि हम भी अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस पे विवाद क्यों हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस पे विवाद क्यों हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत 4 लोगों ने इस पे केस किया हुआ है। 4 लोगों ने इस पे केस किया हुआ है। एक तो है कांग्रेस की नेता, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरी एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत 4 लोगों ने इस पे केस किया हुआ है। इनका कहना क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि आरटीआई के नियमों का उल्लंघन करता है। गुपचुप फंडिंग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें ये नियम है कि जो चंदा देगा, यानी जो
देने वाला है, सामान्य भाषा में कहें तो, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको क्या रखा गया है, गोपनीय रखा गया है। उसको भी गोपनीय रखा गया है जो देने वाला है, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को भी, यानी उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी कि किसने कितना दान दिया। बस इतना दिखाया जाएगा कि किस पार्टी को कितना डोनेशन या फिर कितना चंदा मिला, लेकिन ये नहीं दिखाया जाएगा कि किसने कितना दिया। तो यहाँ पे ये गुपचुप फंडिंग की बात हुई थी कि बहुत सारे लोगों के पास काला धन भी है, तो वो काले धन को भी इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सफ़ेद धन में या फिर लीगल मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये दावा करता है ये 4 लोगों ने जिन्होंने भी ये केस करा हुआ है। तो गुपचुप फंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि आरटीआई के नियमों का उल्लंघन करता है। अब ये आरटीआई क्या है, तो आरटीआई के बारे में भी जान लेते हैं। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी जानकारी का अधिकार। ये एक अधिनियम बना था भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये क्या है, एक अधिनियम है जो कब बना था, क्यों बना था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बना था। ये एक अधिनियम है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बना था। कब बना था, बना तो और पहले था, लगभग 1997 में बना था, लेकिन ये कार्य में कब आया, 2005 में ये कार्यकाल में आया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। बस वो जानकारी कैसी होनी चाहिए, उस विभाग से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी सरकारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसके घरेलू मामलों की इन्फॉर्मेशन ले सकता है या फिर किसी और फालतू बात की इन्फॉर्मेशन, नहीं। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, आरटीआई की। आरटीआई दर्ज करने की सबसे पहले शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है हमारा तमिलनाडु, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आरटीआई, इसके माध्यम से हम किसी भी सरकारी विभाग की कोई भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, और इसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, दर्ज कराना पड़ता है, उसका कॉस्ट लगभग आता है 10 रुपये। इससे ज़्यादा की कॉस्ट नहीं आती है। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2005 में हुई थी। सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो आरटीआई जो कहता है वो ये कहता है कि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। और यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसे कोई केस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो देने वाला है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसके सारे आइडेंटिफिकेशन को, उसने कितना पैसा दिया, इन सबको क्या रखा गया है, गोपनीय रखा गया है। तो यही आरोप लगाते हुए इन 4 लोगों ने क्या कर दिया है, केस कर दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है ये भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड अनुच्छेद 19 के धारा 1 के उपधारा ए, अनुच्छेद 19 के धारा 1 के उपधारा ए का उल्लंघन करता है। कौन करता है, चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका उल्लंघन करता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या बताया है, असंवैधानिक बताया है, इल्लीगल बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। अब अनुच्छेद 19 के धारा 1 की उपधारा ए क्या है, ये धारा जो है वो क्या बताती है कि किसी भी व्यक्ति को सूचना का अधिकार है। यानी किसी भी सरकारी विभाग में जो कुछ भी हो रहा है उसकी सूचना का अधिकार हर एक आम नागरिक को होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बताया है, असंवैधानिक बताया है, और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने के साथ साथ एसबीआई को कुछ नोटिस भी दिया है, वो भी देख लेते हैं क्या दिया है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक जितने भी योगदान किए गए हैं, यानी जितने भी लोगों ने चंदा दिया है, उन सभी का विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंप देना है। 31 मार्च तक किसको सौंपना है, चुनाव आयोग को। किसने कितना दिया, किसने कितना लिया, ये सब डेटा
चुनाव आयोग को 31 मार्च के पहले पहले सबमिट कर देना है। और चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया है कि चुनाव आयोग क्या करेगा, चुनाव आयोग 13 अप्रैल से पहले पहले तक उसको वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, ताकि आम जनता भी देख सके कि किसने कितना दिया और किसने कितना लिया। तो यहाँ पे आती है पारदर्शिता का नियम। जिस उद्देश्य को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट हुआ था वो उद्देश्य तो कहीं रास्ते में ही रुक गया, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा। अब आप ये बताइएगा कि ये फैसला अच्छा है या बुरा है, इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।